नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम शानदार और एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप सभी आ जाएं, उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, और उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चों तक जो मेरी आवाज़ है वो पहुंच रही होगी। एक बार आपके कमेंट्स थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, जिससे आप लोग सभी वो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े हैं मेरी आवाज़ को सुन सकें और मैं आप लोगों को कमेंट्स विजिबल कर पाऊँ। एक बार बताओ सभी दोस्त कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। क्या आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। ठीक है, यस मैम, हम सुन पा रहे हैं। यस मैम, यस मैम। बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं और अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है पाचन तंत्र। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पाचन तंत्र की। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों पाचन तंत्र की, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है, खाने को पचाने से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे मुख वाले सेक्शन। मैं आपको पढ़ा रही थी माउथ वाला सेगमेंट, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग है। और माउथ में मैं आपको पढ़ा रही थी दोस्तों क्या? माउथ वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे अपने दांत वाले सेक्शन। यानी माउथ में मैं आपको दांत के बारे में बताई थी, हम लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो टीथ से आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बताया। अब टीथ में भी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? तो अगर टीथ वाले सेक्शन की हम लोग बात करें, दांत वाले सेक्शन में हम लोग अग्र चणवक की बातें कर रहे। ठीक है, अग्र चणवक हम लोग पढ़ रहे, जिसको हम कहते हैं प्रीमोलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? प्रीमोलर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब किसकी? प्रीमोलर की, अग्र चणवक। ठीक है, चलो। तो यानी मैंने पिछले क्लास में आपको दांतों के प्रकार बता दिए थे। मैंने आपको पिछली क्लास में जो दांत हैं हेट्रोडोंट, उनको 4 भागों में बांटा है। मोलर आपने पढ़ा था, कैनाइन सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हमने इंसीजर और कैनाइन तो कर लिए थे, अब हम पढ़ रहे थे प्रीमोलर के बारे में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। और प्रीमोलर जो है, इनकी सबसे पहले आपको संख्या पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो प्री मोलर होते हैं, अग्र चणवक दांत जो होते हैं, अग्र चणवक जो दांत होते हैं, इनकी संख्या आपको पूछी जाएगी। आप बताते हो कि भाई बताओ जल्दी से, मैंने बता रखी है इनकी संख्या आपको। पिछली क्लास में हमने इनकी संख्या के बारे में भी बात करी थी। एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को याद कर लें। तो फटाफट बताओ इनकी संख्या कितनी होती है। मैंने बताया था कि अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो बच्चों में अगर आपको पूछा जाए चिल्ड्रन के अंदर ये कितने होते हैं, बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है ना? जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, है ना? तो आपको कभी भी पूछे कि जो चिल्ड्रन है उनमें इनकी संख्या कितनी होगी, और वयस्क जो होते हैं उनमें इनकी संख्या कितनी होगी, एडल्ट्स में ये कितनी संख्या में होती। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि बच्चों में कितने होते हैं? 12 बता रहे हैं भैया। बच्चों में ये 0 होते हैं, 0। और अडल्ट्स में इनकी संख्या 8 होती है, 8। यानी कि 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। समझ में आ गई बात? 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। जैसे ये आपका मुंह है ना? जैसे ये आपका मुंह है बेटा, ये ऊपर वाला मुंह है, ये आपका नीचे वाला मुंह है। और जब आप बात करते हो इनकी, तो ये 4 ऊपर हो जाते हैं संख्या में, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। 2 इधर बनाऊंगी, 2 और 2 4, और 2 और 2 4। ठीक है, तो आपको मैंने 4 4 कहा ना, इस तरीके से ये क्या होते हैं? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ठीक है, 2 इधर, 2 इधर। क्लियर? तो 4 4 ऊपर की तरफ होते हैं। तो वैसे ही आप लोगों ने देखा कि 4 ऊपर वाले सेगमेंट में होंगे, 4 नीचे वाले सेगमेंट में।
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो 4 ऊपर वाले सेगमेंट में हो गए, 4 नीचे वाले सेगमेंट में हो गए, तो टोटल ये कितने हो जाते हैं आप लोगों के? 8 हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो बच्चों को जब दूध के दांत निकलते हैं ना, उन दांतों में ये इंक्लूड नहीं होते। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दूध के दांतों में कौन से दांत हैं जो सम्मिलित नहीं होते, तो दूध के दांतों में सम्मिलित नहीं, ठीक है, दूध के दांतों में सम्मिलित नहीं होते, इनको हम लोग दूध के दांतों में इंक्लूड नहीं करते। जब बच्चों को दूध के दांत निकलते हैं उनमें ये दांत इंक्लूड नहीं होते। क्लियर? तो आप लोग बताओगे नोट, नोट इंक्लूड, इनको हम किस में इंक्लूड नहीं करते? इन मिल्क टीथ। तो भाई मिल्क टीथ जो होते हैं दूध के दांत, उनमें इनको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दांत हैं जिनको दूध के दांतों में नहीं गिना जाता है। तो हम लोग बताते हैं ये हो जाते हैं हमारे मुख के अंदर प्रीमोलर। अब मैं आगे बढ़ूंगी और बात बताऊंगी कि जो प्रीमोलर होते हैं ये ऐसे दांत हैं दोस्तों जो आपके मुख में 4 ऊपर है और 4 नीचे हैं। इन दांतों से आपको एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर वाले दांत है इनको क्या कहेंगे? ये ऊपर वाले दांतों को कहा जाता है मैग्जिलरी, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग मैग्जिलरी प्रीमोलर, इनको कहा जाता है मैग्जिलरी प्रीमोलर, ठीक है। यानी इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्जिलरी अग्र चणवक, इनको कहते हैं मैग्जिलरी अग्र चणवक दांत, क्योंकि ये दांत ऐसे हैं तो आपके मैग्जिलरी हड्डी के अंदर जड़े हुए हैं। ये वह ऊपर वाली जबड़े की हड्डी तुम पढ़ चुके हो ना, ये ऊपर वाले दांत कौन सी हड्डी में लगे हैं? मैग्जिलरी हड्डी के अंदर। तो इसीलिए इनको हम लोग मैग्जिलरी अग्र चणवक के नाम से जानते हैं। जबकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो नीचे वाले अग्र चणवक हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग मैंडीब्यूलर, क्या कहते हैं दोस्त? इनको हम लोग मैंडीब्यूलर प्रीमोलर कहते हैं। मैंडीब्यूलर प्रीमोलर के नाम से ये जाने जाते हैं यानी इनको हम लोग मैंडीब्यूलर, ठीक है, इनको हम लोग मैंडीब्यूलर अग्र चणवक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडीब्यूलर अग्र चणवक के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पेपर में आ सकता है कि हमारे मुख में जो प्रीमोलर है, जो ऊपरी जबड़े में होते हैं उनको क्या कहते हैं, निचले जबड़े में होते हैं उनको क्या कहते हैं, है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये मैग्जिलरी प्रीमोलर ऊपर वाले और नीचे वाले मैंडीब्यूलर। अब बात करते हैं कि ये प्रीमोलर काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रीमोलर दांत होते हैं हमारे, इनके फंक्शन को आपको पूछा जाएगा पेपर में, यानी अग्र चणवक, ये क्या कार्य करते हैं, इनका क्या वर्क होता है। तो दोस्तों ये ऐसे दांत हैं जो भोजन को क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भोजन को चबाते हैं। आप जब रोटी खाते हो इन्हीं से भोजन को चबाते हो, भोजन को चबाना, ठीक है, इनका काम होता है भोजन को चबाना। क्लियर? यानी कि ये करते हैं च्विंग, ठीक है, तो इनका काम है च्विंग फूड, ये फूड को च्विंग करते हैं, भोजन को चबाते हैं। कई बार आप लोगों को ये भी लिखा होता है कि ग्राइंडिंग करते हैं, कई बार ये भी लिखा होता है कि ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं। तो पीसना और चबाना इन्हीं का काम होता है। तो भोजन को पीसने का काम करते हैं या भोजन को चबाने का काम करते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब ये जो प्रीमोलर होते हैं ना इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रीमोलर ऐसे दांत हैं जिनके पास आपको 2 जड़ें देखने को मिलती है, यानी इन दांतों के पास 2 जड़ें होती हैं। बेसिकली जो नीचे वाले दांत है ना ये एक ही जड़ में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले जबड़े के जो दांत है ये 2 जड़ों द्वारा घिरे रहते हैं। तो कौन से दांत हैं जो दो जड़ों के द्वारा जुड़े रहते हैं? वो यही होते हैं प्रीमोलर। तो मैं एक पॉइंट और लिखने वाली हूँ यहाँ पर कि ये दांत है ना, आप लोग लिखेंगे कि ये दांत 2 जड़ों से 2 जड़ों द्वारा, मतलब इनमें 2 जड़ें होती हैं, 2 जड़ों द्वारा, और यहाँ पे वाई की शेप में जड़ें बनती हैं इनकी, वाई मैंने लिख दिया, 2 जड़ों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं।
तो ये ऐसे दांत हैं जिनमें 2 जड़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो these teeth are joined with, इनके अंदर कितनी रूट्स होती हैं? 2 रूट्स होती हैं, 2 जड़ें होती हैं। अब आपको यहां से और डीपली क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे आपने हमें बताया कि ये 2 होते हैं, मैक्सिलरी प्रीमोलर और मैंडिब्यूलर प्रीमोलर, तो किसमें 2 जड़ें पाई जाती है जैसे आपने लिखवाया। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि कौन से ऐसे दांत हैं जिनमें 2 जड़ें पाई जाती हैं, ये 2 जड़ों से आपके मुख के अंदर जुड़े हुए होते हैं, ये पूछ ले तो आपने बता दिया प्रीमोलर होते हैं और इनकी जड़ों की शेप बेसिकली वाई की जैसी होती है, जैसे अंग्रेजी में वाई बनाते हैं। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमोलर 2 तरीके के होते हैं, मैक्सिलरी प्रीमोलर और मैंडिब्यूलर प्रीमोलर। इनमें से कौन से ऐसे प्रीमोलर हैं जो 2 जड़ों द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो अगर मैं आपको यहाँ नोट करके लिख दूँ इसी सेंटेंस के साथ आगे, तो आप लोग याद रखना कि ये जो मैक्सिलरी होती है, ये मैक्सिलरी जो प्रीमोलर हैं ये 2 जड़ों से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो मैक्सिलरी में होती हैं 2 जड़ें। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेता है आप लोगों को पेपर के अंदर। तो जो मैक्सिलरी हैं, मैक्सिलरी जो प्रीमोलर होते हैं, अग्रचर्वक जो होते हैं, ये 2 जड़ों द्वारा क्या होते हैं? आपके जुड़े रहते हैं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएगा? है ना। सिलेबस वाली वीडियो कहाँ है? ठीक है बेटा, सिलेबस वाली वीडियो जो है वो आप लोगों की रोजगार विद अंकित जो रेलवे यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ी हुई है। ठीक है, RWA रेलवे यूट्यूब चैनल उस पर है। स्ट्रैटेजी मैं और धर्मेंद्र सर बता रहे हैं वो वीडियो। ठीक है, क्लियर। अगर देखो जो पहली क्लास है उसके साथ में लिंक भी लगवा दूंगी अगर ऐसी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि प्रीमोलर की संख्या बच्चों में नहीं होती, ये दूध के दांतों में इंक्लूड नहीं होते। कौन से दांत हैं जो दूध के दांतों में सम्मिलित नहीं होते? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। पुराने पेपरों में क्वेश्चन बनता था कि कौन से दांत बच्चों में नहीं होते, तो आपने बता दिया था प्रीमोलर। लेकिन आजकल थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ जाता है, आजकल आ जाता है कि दूध के दांतों में कौन से दांत सम्मिलित नहीं होते। तो दूध के दांत बच्चों को ही तो निकलते हैं, तो इसीलिए ये ऐसे दांत है जो बच्चों में नहीं होते। वयस्कों में इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। ऊपर वाले जबड़े में जो है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मैक्सिलरी अग्रचर्वक। नीचे वालों के अंदर नीचे वाले जबड़े में होते हैं मैंडिब्यूलर अग्रचर्वक। अब ये जो मैक्सिलरी होते हैं ये 2 जड़ों द्वारा आपके ऊपरी जबड़े में धसे हुए, यहाँ पर एक जड़े पाई जाती, यहाँ पर एक जड़े। अब इन दांतों के अंदर मैंने काम भी बता दिया, भोजन को चबाते हैं। अब इन्हीं दांतों से या आपके दांतों से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे दांत में एक संरचना होती है। देखो ये है आप लोगों का, ये है आप लोगों का अग्रचर्वक दांत। ये कैसा दांत है दोस्त? अग्रचर्वक दांत है आपका। ठीक है, ये प्रीमोलर टीथ है। ये कौन सा टीथ है भाई? प्रीमोलर। अब आपको दिख रहा है इसमें 2 जड़ें हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो प्रीमोलर है इसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कस्प्स। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कस्प्स जो होती है ये किस अंग से संबंधित संरचना है? तो कस्प ये दांतों से संबंधित संरचना है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित संरचना। तो ये आपको पूछा जाता है कि कस्प किस अंग से संबंधित संरचना है? तो आपने कहा ये दांतों से संबंधित संरचना होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये क्या है भाई? इसको लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट डालकर, इसको पॉइंट डालकर लिखेंगे। कस्प्स हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, कस्प्स इसको बोलते हैं कस्प्स। ठीक है, ये कस्प्स जो स्ट्रक्चर होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है? आपके दांतों से संबंधित स्ट्रक्चर दैट रिलेटेड टू टीथ, दैट रिलेटेड टीथ। तो ये संरचना आपके दांतों से जुड़ी हुई होती है, ये भी आपको याद रख। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? दांतों का निर्माण करता है कैल्शियम फॉस्फेट, अभी उसको बताएंगे। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है दांतों से जुड़ी हुई
है। इस संरचना से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कस्प्स। अब ये कस्प्स किस में होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो निचले जबड़े के दांत होते हैं, आपके जो निचले मैक्सिलरी होते हैं, उनमें कितनी कस्प्स पाई जाती है, ये पूछ सकता है। तो जब आपके ऊपरी जबड़ों को देखें तो इनमें लगभग एक कस्प आपको देखने को एक कस्प्स आपको देखने को मिलती है। जबकि जो निचले वाले जबड़े के होते हैं, इनमें आप लोगों को 2 से 3 कस्प्स देखने को मिल 2 से 3 कप्स देखने को मिल ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कप्स जो होती हैं, जैसे कि आप लोग अपने दांतों को देखो, जैसे ये दांत देखो, ये वाले दांत दिख रहे हैं, इनमें तुम्हें दिख रहा है ये गड्ढे गड्ढे से जो दिख रहे हैं, ये जो तुम्हें इन दांतों की बनावट सी दिख रही है, ये इस तरीके से ये कप्स हैं, ये कप्स होती हैं। तो जो कप्स होती है, ये ऊपर वाले दांतों में कम और नीचे वाले दांतों के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे निचले प्रीमोलर हैं, इनमें कप्स की संख्या कितनी होती है। तो इनमें कप्स की संख्या जो होती है वो 2 से 3 नीचे वालों में, और ऊपर वाले में कितनी होती है दोस्तों, आप बताते हो 1 होती है। ठीक है, क्लियर। वॉइस तेज तुम कर लीजिए बेटा। कस्प्स को हिंदी में कप्स ही बोला जाता है, या कई बार खांच बोल देते हैं, गड्ढे नुमा संरचना, खांच, दांतों के अंदर जो गड्ढा सा बना रहता है वो वाली संरचना। ठीक है, चलो अब ये इतनी चीजें आपको किससे बात करनी है, प्रीमोलर से। आ जाओ अगले दांतों की तरफ चलते हैं। लास्ट जो आपके दांत हैं चौथे नंबर पर, जिनको कहते हैं चणवक। बात करते हैं चणवक की, यानी बात करते हैं किसकी, मोलर की। तो जो मोलर्स होते हैं, ये इनकी संख्या भी आपको पूछी जाती है। मोलर्स जो होते हैं, इनका नंबर भी आपको पूछा जाता है, इनकी संख्या भी कितनी होती है ये पूछा जाता है। तो ये जो दांत होते हैं, इनकी संख्या भी बच्चों में पूछी जाएगी, चाइल्ड में पूछी जाएगी। तो आप लोग बताते हो कि बच्चों में ये 8 होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। लेकिन हमारे अंदर वयस्कों में इनकी संख्या की बात करें, एडल्ट्स में इनकी संख्या की बात करें, तो भाई एडल्ट्स के अंदर वयस्कों में इनकी संख्या 12 होती है। हमारे मुख में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। हमारे मुख में ये सबसे ज़्यादा होते हैं 12। अब इनके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो मैम इनका भी काम हमसे पूछा जा सकता है। इनके भी वर्क की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी काम मोलर का जो कार्य होता है वो भी प्री मोलर की तरह है। तो ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनका काम भी क्या होता है, भोजन को चबाना। ठीक है, इनका काम भी भोजन को चबाना होता है, यानी ये भी क्या करते हैं, च्विंग करते हैं फूड की। ठीक है, च्विंग फूड, इनका काम भी होता है भोजन को चबाना। अब ये जो दांत होते हैं हमारे, ये जो मोलर होते हैं, मोलर जो है ये किसका उदाहरण है, अक्लडाड जो होती है इन्हीं का उदाहरण होती है। कई बार पूछ लेता है कि अक्लडाड इन्हीं का उदाहरण है। ठीक है, तो जो अक्लडाड निकलती है वो चारों प्रकार के दांतों में से किस प्रकार के दांतों का उदाहरण है, तो आप बताओगे मोलर का। विजडम टीथ, अक्लडाड, भाई विजडम टीथ होती है, एक अक्लडाड होती है जो आपको 25 से 30 साल में निकलती है, 25 से 30 के बीच में निकलती है, और उसका करना कुछ नहीं है ना। अभी लिख लो, पहले समझाती हूँ। विजडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दीज टीथ। ठीक है, इन्हीं दांतों का एग्जाम्पल होती है, तो कौन होती है दोस्त, आप बताते हो, अक्लडाड। नाम तो सुना है ना अक्लडाड के बारे में। अब जो अक्लडाड होती है ना, ये हमारा एक अवशेषी अंग है। हमारा क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। तो कई बार आपको एक, जब आप 25 से 30 के साल उम्र में होते हो, तो आपको एक सबसे पीछे की तरफ डाढ़ निकलती है। उसका काम वाम कुछ नहीं है, बस दर्द होता है जब वो निकलती है। और इसीलिए इसको अक्लडाड बोलते हैं, क्योंकि ये है ना, क्योंकि ये प्यारे दोस्त क्या काम करती है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये आप लोगों को दर्द देती है जब निकलती है। और इसको अक्लडाड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 25 से 30 या किसी किसी में 35 तक निकलती है।
उस दौरान ये क्या करती है, बहुत मतलब इंसान में उस दौरान अक्ल आ जाती है। 25 से 35 साल की उम्र में इंसान सब कुछ जानने लायक हो जाता है, शादी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब मैच्योर हो जाता है इंसान। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब इसमें अकल आ गई है, तो इसीलिए इसको अक्ल डाढ़ कहते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ये 32 दांतों में ही शामिल होती है, जो आपके मुख में 32 दांत होते हैं। अब ये जो अक्ल डाढ़ होती है ना, ये आपका अवशेषी अंग है। तो अब मैं कुछ अवशेषी अंग आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अवशेषी अंग, आपके शरीर में कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन आपकी बॉडी में मिलते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो कुछ ऐसे अंग जिनका कोई काम ही नहीं है हमारे शरीर में, उनको कहते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन। तो जिन अंगों का कोई निश्चित कार्य नहीं होता है ना, जिन अंगों का कोई निश्चित कार्य नहीं होता है ना, निश्चित कार्य नहीं होता, मतलब इनका कोई फिक्स काम ही नहीं है, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग। ठीक है, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जिन अंगों का कोई विशेष कार्य नहीं है, उन अंगों को हम शरीर में क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। तो बताएंगे organs which don't have any specific work। ठीक है भाई, इनका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं होता। ठीक है, दे आर नोन एज क्या कहते हैं भाई उनको? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि अवशेषी अंग कौन से होते हैं, ऐसे अंग जिनका कोई विशेष काम ही नहीं होता, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम है इनका, क्यों निकले हैं ये, तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे इस अक्ल डाढ़ का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों निकल रही है भैया 25 से 30 साल की उम्र में, क्या काम है? हम तो भैया 10 साल की उम्र में ही सब कुछ खाने लायक बन जाते हैं, हमें कोई भी सॉलिड चीज खवा दो। भाई छोटा बच्चा जो होता है 6-7 महीने का, हम उसको ही तो नहीं खिला सकते सॉलिड चीज, अटक जाएगी उसको, क्योंकि उसके दांत नहीं है, वो चबा नहीं सकता। लेकिन जब हम 10 साल के हो गए हैं, तो 10 साल के बच्चे में इतने मुंह में दांत आ गए हैं कि उसको तुम कोई सॉलिड चीज भी दे दो उसको भी चबा लेगा, है ना, और कोई लिक्विड चीज दे दो उसको भी चबा लेगा। अब जैसे मेरा बेटा है, 5 साल का है, मैं उसे टॉफी नहीं देती हूँ, टाइट वाली जो टॉफी होती है, मुझे लगता है अटक जाएगी उसको, लेकिन उसके छोटे छोटे से ऐसे दांत निकल रहे हैं पूरे मुंह में उसके, कि उस टॉफी का कचूमर निकाल देता है वो। तो वो टाइट वाली टॉफी को भी एकदम फटाक से, मम्मा देखो मैंने तोड़ ली अपने दांतों से, नाम 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 ऐसे तोड़ के कचूमर बना देता है। तो मैं उसको जब वो टाइट वाली टॉफी देती हूँ कभी खाने के लिए, तो अपने सामने उसका कचूमर निकलवाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो ना चबा पाए तो अटक ना जाए, बच्चा है क्योंकि। तो वो उस टॉफी को पूरा कुचलने लायक कुचल देता है। तो मतलब हम 5 साल की उम्र में ही बिल्कुल सॉलिड खाने के लायक बन चुके हैं, तो फिर ये क्यों निकल रही है, फिर क्या काम है इन दांतों का? कुछ भी नहीं, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन ही नहीं पता कि क्या है। ठीक है, इसीलिए है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं, जो अक्ल डाढ़ होती है। अब इनका एग्जाम्पल लिख लो कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे अवशेषी अंगों में आते हैं। ठीक है, अवशेषी अंगों के अंदर आने वाले ऑर्गन कौन कौन से, यहाँ लिख देती हूँ टेबल के अंदर। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया। तो अवशेषी अंगों में पहला एग्जाम्पल है अक्ल डाढ़, विजडम टीथ। जो विजडम टीथ है वो इसी में आती है ना। दूसरा आप लोगों की क्या है, जो अपेंडिक्स होती है वो, ठीक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी इसी के अंदर आती है दोस्त, है ना। अपेंडिक्स का भी कोई काम नहीं पता ये करती क्या है, आपकी बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है अपेंडिक्स, इसका पता ही नहीं है कि ये करती क्या है ना। चलो आगे, तीसरे नंबर पर शरीर के बाल, जो आपकी बॉडी हेयर है, शरीर के जो बाल हैं, इनका क्या काम है, एक बात बताओ मुझे, बॉडी हेयर का क्या काम है? जब पहले हम आदि मानव हुआ करते थे,
है ना। तो हमारे पास कपड़े, हमें कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, तो व्यक्ति जब अपने आप को ठंड से बचाते थे, आदि मानव जब अपनी रक्षा करते थे, जैसे अभी आप कुत्ते बिल्ली को देखते हो, कुत्ते बिल्ली को ठंड नहीं लगती, ठंड में भी वो ऐसे ही घूमते हैं, तो उनके बाल, उनके जो फर हैं उन्हें ठंड से बचाते हैं। वैसे ही पहले मानव भी हुआ करता था, आदि मानव कपड़े जब नहीं पहनते थे तो उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, तो वो उनको ठंड से बचाते थे। अब व्यक्ति में विकास हुआ, विकास के साथ साथ ये बाल धीरे धीरे हटने शुरू हो गए और हमें कपड़ों का ज्ञान हो गया और हम कपड़े पहनने लगे ठंड से बचने के लिए। तो शरीर पर जो अभी भी छोटे छोटे बाल हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनको वैक्सिंग से अभी भी हटा दिया जाता है ना भाई। तो तुम्हें पता है वैक्सिंग वगैरह करके इनको हटवा दिया जाता है, कोई काम नहीं है इनका। ये आप लोगों के क्या हो जाते हैं, अवशेषी अंग। चौथे नंबर पर आप बता सकते हो बाह्य कान। आप लोगों के बाह्य कान जो होते हैं, आउटर ईयर जो होते हैं आपके, बाह्य कान, आउटर ईयर, है ना। तो बताओ आपके बाह्य कानों का क्या काम है। ये जो ये कान है, मैम कहोगे सुनने के काम आते हैं, बेटा सुना इनसे नहीं जाता। अंदर की तरफ इंटरनल ईयर होता है जो आपका सुनने का काम करता है। अगर इस एरिया को आप काट के भगा भी दोगे ना तो तब भी आपको सुनाई देगा। तो इनका क्या काम है, कुछ भी नहीं। अब कहोगे मैम ये माइक टांग रखा है, तो माइक तो भाई मैं बिना कान के भी टांग सकती हूँ, या चश्मे लगाने के काम आएंगे। तो धीरे धीरे ये झुमका टांगने के काम आते हैं बस लड़कियों को, और उस झुमके को भी वो बरेली में गिरा जाती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। भैया अपेंडिक्स होती है आपकी बड़ी आंत से जुड़ी हुई एक संरचना, जब बड़ी आंत पढ़ाऊंगी तो बड़ी आंत के बारे में बताऊंगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे तो 20 साल में ही निकल गई, बेटा वो आपकी अक्ल डाढ़ नहीं होगी, वो दूसरी डाढ़ है। इनका जो जर्नली एनसीईआरटी बताती है कि ये 20 से आप लोगों का 25 से 35 के बीच में या 30 के बीच में निकलती है ना। चलो चश्मा पहनने के काम आते हैं। अब लेंस चल जाएंगे आगे आने वाली, है ना। कुंडल पहनने के काम आते हैं, कुंडल या खर्चा ही बढ़ाते हैं वैसे, और कोई काम नहीं है इनका। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को लेंसेज लगने लगेंगे, अब चश्मे की जगह लेंसेज फिट होंगे आंखों में। चलो तो अब चलते हैं आगे। तो ये अवशेषी अंग हैं आप लोगों के सारे, ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़े। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, दांतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे दंत सूत्र की, उसके बाद दांतों की संरचना की। तो हेडिंग डालते हैं दंत सूत्र, ठीक है, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। हम लोग बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की, दंत सूत्र। तो भाई दांतों की संख्या बताने वाला सूत्र। कभी भी आपको पूछे दंत सूत्र का क्या काम होता है, तो आप लोग बताते हो यह दांतों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या दांतों की संख्या बताता है, ठीक है। तो दंत सूत्र जो होता है ये क्या करता है, दांतों की संख्या बताता है दोस्त। पेपर में आ सकता है कि दांतों की संख्या ज्ञात करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, उसको कहते हैं दंत सूत्र, ठीक है। यह दांतों की संख्या बताता है, ठीक। तो आप लोग बताओगे डिटरमाइन, डिटरमाइन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो आपके दांतों की संख्या बताता है, नंबर्स ऑफ टीथ। आपके दांतों की संख्या बताने वाला जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं दंत सूत्र। अच्छा मैम ये दंत सूत्र जो है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताओगे यह दो दो प्रकार का होता है जो दंत सूत्र होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ये फॉर्मूला 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इट हैज़ 2 टाइप, इट हैज़ 2 टाइप। ये जो दंत सूत्र होता है 2 तरीके का होता है। अच्छा कौन कौन सा होता है, एक होता है बालकों का दंत सूत्र, ठीक है, वन इज चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। तो आप बताते हैं पहला है बालकों का दंत सूत्र, भाई बच्चों के मुख में जो दांत हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं हम लोग चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। और दूसरा है दोस्तों वयस्कों का दंत सूत्र, दूसरा आपको नजर आएगा वयस्कों का दंत सूत्र। जो आपके मुख में दांत है, आप लोग वयस्को, भाई आपके मुख में जो दांत है उसके
संख्या को निकालने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है वयस्कों का दंत सूत्र, यानी एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं हम लोग और इन दोनों फॉर्मूला को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले तुम सारे बच्चे, कि जब हम लोग अपने मुख के अंदर दांतों की बात करते हैं तो कितने प्रकार के दांत हैं हमारे मुख में? 4 प्रकार के। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे कि भाई एक हो जाते हैं इंसीजर, एक हो जाते हैं कैनाइन, एक हो जाते हैं रदनक, और एक हो जाते हैं आप लोगों के मतलब इंसीजर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कृंतक, कैनाइन रद्रक, और प्रीमोलर अग्रचर्णवक और मोलर चर्णवक हो जाते हैं, है ना। तो ये नहीं भाई, नाखून अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है, नाखून अवशेषी अंगों में नहीं आते। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आउटर ईयर है, नेल्स क्यों नहीं है बेटा? नेल्स नहीं है नेल्स इसलिए नहीं है क्योंकि नेल्स जो होते हैं ये आप लोगों की फिंगर टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जब आपकी उंगलियां पूरी तरीके से ग्रोथ कर लेती हैं तो उनके बिल्कुल एंडिंग पर ये होते हैं नेल्स, ठीक है। तो ये आपके उंगलियों की एंडिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपकी उंगलियों का ये जो सामने वाला हिस्सा है जिससे आप लिखते हो, चीज़ों को पकड़ते हो, इस एरिया को शेप देने का काम करते हैं ये नेल्स, ठीक है। इसीलिए नेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर? तो आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जब हम 2 डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो आपको 4 तरीके के दांत बताए थे ना, उनको लिखते हैं पहले, ठीक है। देखो सबसे नंबर 1 पर हम लोग लिखेंगे हमने पढ़े थे इंसीजर, इंसीजर जिसको हम लोग कहते हैं कृंतक। नंबर 2 पर हम लोगों ने पढ़े थे केनाइन, केनाइन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रदनक। फिर हमने नंबर 3 पर पढ़े थे अग्रचर्णवक, प्रीमोलर, प्रीमोलर, अग्रचर्णवक पढ़े थे हमने, ठीक है, अग्रचर्णवक। और फिर चौथे नंबर पर मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको मोलर, ठीक है, जिसको कहते हैं चर्णवक। ये दांत आपने पढ़े। अब इन्हीं दांतों के स्टार्टिंग के लेटर लेकर बनाया गया है डेंटल फॉर्मूला। इन्हीं दांतों के स्टार्टिंग के क्या लेकर प्यारे दोस्त? नंबर लेकर बनाया गया है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले से हमने मतलब इनके स्टार्टिंग के पॉइंट निकाल लिए हैं, जिसको हम लोग आई सी पी और एम के नाम से जानते हैं। यही सीक्वेंस हमारे मुख में नीचे है, आई सी पी और एम, ठीक है। तो यहाँ पर आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर है। अब यहाँ से अगर हम लोग दंत सूत्र की बात करते हैं तो चलिए भाई मैं आपको बताती हूँ दंत सूत्र, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं दंत सूत्र का, अगर मैं आपको बताऊं बालक का दंत सूत्र, बालक, ठीक है, एक बच्चे का जो दंत सूत्र होगा, ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे का जब हम लोग दंत सूत्र बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पर इन दांतों के बारे में अब हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के मुख में इंसीजर जो होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं, ठीक है, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। कैनाइन की बात करूं तो कैनाइन बच्चों के मुख में कितने होते हैं? 1 ऊपर होता है और 1, क्या बताओगे कैनाइन क्या होते हैं? जल्दी से बताओ कितने थे? ठीक है, हाँ, तो आपने कहा मैडम 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, अभी बताऊंगी किस तरीके से। तो आपका ये इंसीजर के लिए आ गया, ये कैनाइन के लिए आ गया। भाई बच्चों में प्रीमोलर होते ही नहीं है, बताए थे ना, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते तो 0 आ जाएगा। और बच्चों में मोलर कितने होते थे? तो आप बताते हो बच्चों में मोलर 8 होते थे, मैंने बताया था, ठीक है, ये बन गया। और इन्हीं को हम लोग क्या कर देते हैं? इंटू कर देते हैं, इंटू 2, तो ये बन जाता है बच्चों का दंत सूत्र। तो कभी भी आपको एग्जामिनेशन में आए कि बच्चों के मुख में दांतों की संख्या को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो फॉर्मूला ये होता है 2102
बटे में 2102 गुणा में 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार फिर से, 2102 है ना, बटे में 2102 गुणा में 2। ये होता है बच्चों का दंत सूत्र। कैसे हुआ समझो, कैसे हुआ। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको, आ जाओ मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाती हूँ। वैसे तो पेपर में अप्लाई करने के लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। देखो, जब हम लोग चाइल्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, चाइल्ड बच्चों का फॉर्मूला, तो अभी मैंने आपको कहा कि बच्चों का फॉर्मूला होता है 2102 बटे में 2102 गुणा में 2। ये होता है फॉर्मूला। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों के ऊपर, तो मान लीजिए ये बच्चों का मुख है, ये बच्चों का ऊपर वाला मुंह है, ये बच्चों का नीचे वाला मुंह है। ऊपर वाले मुंह को हमने 2 भागों में बांट दिया, नीचे वाले मुंह को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। अब हमारे पास 4 सेक्शन हो जाते हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों सेक्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। भाई 2102 2102 हर जगह लगाना है। सबसे पहले वाले दांत है आपके इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं बच्चों के मुख में, 8 होते हैं। कैसे, 2 2 4 और 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8। तो कैसे बताओगे, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए इंसीजर। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। डेंटल फॉर्मूला से कैसे निकाल लिया, 2 2 4 और 4 की 2 में गुणा कर दो तो 8। ठीक है, हो गए। अब दूसरा वाला जो नंबर है ये केनाइन है। केनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, 1 और 1 2 और 2 में 2 की गुणा कर दो तो 4 बन जाता है। एक यहाँ हो गया ये इंसीजर, एक इंसीजर यहाँ हो गया, एक इंसीजर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल कितने हो गए इंसीजर, 4 हो गए। अब जीरो, जीरो की बात आई तो प्रीमोलर है ये, बच्चों में तो प्रीमोलर होते ही नहीं है, तो 0 है। यहाँ भी प्रीमोलर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अब बारी आती है लास्ट वाले दांतों की। लास्ट वाले जो दांत है ये होते हैं मोलर। तो मोलर कितने होते हैं, 2 2 4 और 2 8। बच्चों में मोलर 8 होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8। तो ये सीक्वेंस होता है डेंटल फॉर्मूला का बच्चों के मुख के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे इस डेंटल फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस तरीके से ये डेंटल फॉर्मूला आपके मुख के अंदर काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलो, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला एक बार मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग बच्चों के मुख के अंदर बात करते हैं कि किस तरीके से उनके मुख में दांत होते हैं, तो ये दांत आप लोगों को जो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला है उससे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर देखो ये चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, इसमें जब हम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ ये वीडियो ना हो, इस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये है आप लोगों का बच्चे का एक मुख। ठीक है, अब इस मुख में आप लोगों ने देखा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये सामने वाले जो दांत होते हैं 1 2 3 4, ये सामने वाले दांत जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगर हमने इस सेक्शन को आधा करा और इस सेक्शन को आधा करा तो यहाँ पर ये 4 दांत जो हो जाते हैं ये कौन से हैं, तो शुरुआत में जो 4 दांत होते हैं इनको आप लोग कहते हो इंसीजर। ये इंसीजर है, ये भी इंसीजर है, ये इंसीजर है, ये इंसीजर है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर है, ये इंसीजर है, ये इंसीजर है, ये वाला इंसीजर, ये वाला इंसीजर। ठीक है, तो 4 होते हैं इंसीजर, 4 ऊपर 4 नीचे। तो 2 हमने डेंटल फॉर्मूला क्या लगाया है, 21 यहाँ पे 02, 2102, ये है डेंटल फॉर्मूला इंटू 2। ठीक है, तो मतलब 2 2 4 और 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 8 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो अगले वाले ये नुकीले वाले क्या हैं, ये हैं आपके केनाइन। ये हो जाते हैं भाई केनाइन। केनाइन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ये रहे केनाइन।
ठीक है, तो कैनाइन कितने होते हैं, 1 2 और 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गए 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद बच्चों में देखें तो आप लोगों को यहाँ पर जो प्री मोलर है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। देखो मोलर तो होते हैं बच्चों के मुख में, मोलर तो है बच्चों के मुख में, लेकिन बच्चों के मुख में यहाँ प्री मोलर आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। तो बच्चों के मुख में प्री मोलर 0 होते हैं। और लास्ट में जब हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाते हैं बच्चों के मुख में मोलर। तो 2 2 4 और 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8, तो ये हो जाते हैं बच्चों के मुख में मोलर। आ गई बात समझ में? इस तरीके से बच्चों के मुख का डेंटल फॉर्मूला होता है। अब हम आगे बढ़े, अब बात करते हैं वयस्कों का डेंटल फॉर्मूला। वयस्क जो होते हैं एडल्ट, अब हम बात करेंगे वयस्क दंत सूत्र, ये पेपर में आ जाता है वयस्क दंत सूत्र। तो जो वयस्कों का दंत सूत्र है ना, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, तो जो एडल्ट डेंटल फॉर्मूला है वहां से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ये होता है 21 23 बटे में 21 23 और गुणा में 2। सीक्वेंस वही रहेगा। ये आगे वाला नंबर किसकी संख्या बताता है, इंसीजर की, ये भी इंसीजर है, ये भी इंसीजर है। दूसरा वाला कैनाइन की संख्या बताता है, तीसरा वाला प्री मोलर की संख्या बताता है। हमारे अंदर प्री मोलर कितने, 8 होते हैं, 2 2 4 और 4 की 4 में 2 में मल्टीप्लाई तो 8। और जो सबसे लास्ट में होते हैं मोलर, हमारे अंदर मोलर 12 होते हैं, 3 3 3 तिया 9, ठीक है, वो 3 और 3 6, और 6 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 की, तो 12। इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई? हाँ, तो इतने ही नीचे बच्चों में दूध के दांत 20 ही होते हैं बेटा, इस बात को भी याद रखना है। टोटल 20 हो रहा है ना, तो बच्चों में टोटल दूध के दांत 20 ही होते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या मैंने आपको बताई थी, दूध के दांतों की संख्या की अगर बात करते हैं तो ये 20 ही होते हैं संख्या में। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। तो मिल्क टीथ जो होते हैं ये संख्या में 20 ही होते हैं। जबकि ये वाले जो दांत हैं इनको आप करोगे तो ये 32 बैठेंगे। ठीक है, तो आप बताओगे कि मैम ये वयस्कों में 32 होते हैं, तो 20 में कितने जोड़ें जो 32 हो जाए, 12। तो 12 दांत आपको जब आप वयस्क हो जाते हो तब आपके मुंह में निकलते हैं, तब वो आपके मुंह के अंदर निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे दांत की संरचना की। डेंटल फॉर्मूला हो गया, अब बात करते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना, जो दांत होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की जो संरचना है वो कौन सी होती है। यार कितनी जल्दी टाइम हो जाता है कुछ समझा ही नहीं पाती हूँ मैं। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर दांत की संरचना। तो जब हम दांत को देखते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप दांत को देखोगे तो दांत में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, ऐसी होती है दांत की संरचना। ये यहाँ पर रूट होती हैं आपके दांतों की जड़ें, और यहाँ पर आपके गम्स होते हैं, मसूड़े। ठीक है, जो दांतों को सपोर्ट करते हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, गम्स, ये होते हैं जो आपके दांतों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा दिखता है एक दांत। तो दांत की ये जो सबसे ऊपर की जो परत होती है, क्वेश्चन बनता है इसको क्या कहते हैं, इनेमल। इस परत को कहते हैं इनेमल, यानी दंतवल्क। इस परत को कहा जाता है दंतवल्क। ठीक है, इसके नीचे की जो परत होती है उसको कहते हैं डेंटाइन, उसको कहा जाता है दोस्त डेंटाइन। ठीक है, इस परत को कहते हैं डेंटाइन, और इसके भी नीचे की परत को कहते हैं पल्प। ठीक है, पल्प। और इसके नीचे जो होती हैं ये जड़ें होती हैं, रूट एरिया। ये आपकी दांत का होता है रूट एरिया, रूट भाग, ये जड़ें होती हैं आपके दांत की। ठीक है, ये आपके दांतों की क्या होती हैं, जड़ें। इस तरीके से क्या होता है बेटा, अनिल क्या पूछना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपके दांत का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब हम हमारे दांतों की संरचना की बात करते हैं तो आपका दांत आपको कुछ इस संरचना का बना हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये होता है आपके दांत की संरचना का।
स्ट्रक्चर, ये होता है आपका दांत। अब ये जो दांत की सबसे ऊपर की परत होती है इनेमल, ये किस पदार्थ की बनी होती है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपके दांत की जो सबसे ऊपरी परत है इनेमल जिसको कहते हो, है ना, इनेमल जिसको कहते हैं हम लोग दंत वल्क, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। आपके दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनेमल। इस इनेमल में 95% मिनरल होते हैं, मतलब कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब मिले होते हैं। और 4% इस परत के अंदर पानी होता है, और 1% इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। 99% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। बोन्स आर टिपिकली अराउंड 70% इनऑर्गेनिक। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि दांत की जो इनेमल होती है उसमें 99% मिनरल होते हैं, 4% पानी होता है, और 1% क्या होती है, प्रोटीन होती है ना। 99% क्या होते हैं इसमें, खनिज, 4% इसमें जल होता है, और 1% इसमें प्रोटीन होती है आपके दांत की इनेमल परत के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ हम इनेमल के बारे में पढ़ते हैं। अब इनेमल के बारे में, निखिल बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आइए अब हम हेडिंग डालते हैं इनेमल, दांत की जो सबसे ऊपर की परत है इनेमल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालते हैं दंत वल्क। यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इनेमल से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो ये किस कलर की होती है, तो आप लोग बताते हो, ये सफ़ेद पीले रंग की होती है। ठीक है, पहला पॉइंट यह है दांत की सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन आता है सबसे ऊपरी परत है, तो आपके दांत की सबसे ऊपरी परत है दोस्त। ठीक है, इट इज द आउटर लेयर, इट इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ। ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। आगे बात करेंगे अब हम लोग दूसरा पॉइंट कि ये जो इनेमल होती है ये किस कलर की होती है, तो बताओगे कि यह सफ़ेद पीले रंग की होती है। कहीं कहीं लिखा होता है एकदम सफ़ेद होती है, कहीं कहीं लिखा होता है कि पीली होती है, मतलब हल्का हल्का सफ़ेद पीली होती है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ज़्यादातर वाइट होता है, मतलब जब तक आपके दांत पर इनेमल है आपके दांत सफ़ेद दिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी एनसीईआरटी में इसका कलर पीला भी बताया गया है, तो वो ऑप्शन के आधार पर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप बताते हो इट इज वाइटिश येलो। तो कई कई बार क्या होता है कि आपको वाइटिश येलो ऑप्शन में दे देता है ना, यानी सफ़ेद पीली। कई कई बार क्या होता है केवल पीला ही दे देता है ऑप्शन। ठीक है, तो आपने कभी भी देखो तो वाइटिश, अगर येलो है पेपर में तो वाइटिश येलो बताना, अगर वाइटिश येलो नहीं है तो सिर्फ पीला होगा ऑप्शन में फिर। ठीक है, चलो जो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये किसकी बनी होती है, तो यह है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसकी कैल्शियम फॉस्फेट, ये ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन है, ये कई बार आपको पेपर में आया है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, है ना। तो ये मैंने स्टार लगा दिया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो, यह कैल्शियम तथा फॉस्फेट की, यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अब ये पहले बहुत पूछा जाता था क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। क्या मॉडिफाई कर दिया है कि भाई दांत की जो इनेमल है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो इस बार ऑप्शन कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता। तो आप क्या बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो दांत की परत होती है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ कुछ लग रहा था, चलो हो गया ठीक। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। लेकिन आजकल जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो दांत की सबसे ऊपर की जो परत होती है, जो आपको यहाँ पर ये वाइट वाइट कलर की नजर आ रही है, दिख रही है ना, ये वाइट कलर की जो लेयर है, ये वाइट कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये किसकी बनी होती है,
तो आपको पेपर में जब भी पूछे कि ये परत किसकी बनी है तो आप बताते हो हाइड्रोक्सी पेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, कौन से पदार्थ की बनी होती है? हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी एप्टाइट की बनी होती है ये जो परत होती है। आप लिखोगे हाइड्रोक्सी एप्टाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एप्टाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की ये परत बनी हुई होती है। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? तो ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप होता है, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट से ही टूटकर बना हुआ होता है। तो आजकल जो पेपर में आ रहा है वो ये ऑप्शन आ रहा है। आजकल जो पेपर में आपको पूछा जा रहा है, स्टार लगा लीजिए, ये आ रहा है। तो यही आजकल कैल्शियम फॉस्फेट ना देकर ऑप्शन में ये दे दिया जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही रूप है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्त? कैल्शियम फॉस्फेट का ही रूप होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप ये होता है, क्रिस्टल रूप है, क्रिस्टल रूप। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर, क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आजकल आपको पेपर में पूछा जा रहा है कि जो दांत की सबसे ऊपर की जो परत होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है। अब ऑप्शन में सीधा सीधा क्या नहीं होता, सीधा सीधा कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता। अब ऑप्शन में दिया हुआ होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक पदार्थ की बनी होती है। अगर ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट ऑप्शन में है फिर वही बताना है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट देगा ऑप्शन में, फिर वो बताना है। ठीक है ना, समझ में आ गई है ना? क्लियर? बोलू क्या बोल रही हो बेटा? समझ नहीं आ रहा मुझे। ऑप्शन में दोनों हो तो तब भी आपको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बताना है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट बताना है, ऑप्शन में दोनों हो। ठीक है, क्लियर? तो ये आप लोगों को एक लेटेस्ट यहाँ से अपडेट है जो पेपर में पूछी जाती है, कई अभी एग्जाम में पूछे गई है ये चीजें। तो क्वेश्चन वही रहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल किस पदार्थ की बनी है, लेकिन ऑप्शन को मॉडिफाई कर दिया है। अब ऑप्शन कैल्शियम फॉस्फेट की जगह हाइड्रोक्सी एपेटाइट सही माना जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। चलो बेटा, पारुल मैम अभी कैसे क्लास ले लेंगी? पारुल मैम को बेबी हुआ है बेटा, तो बेबी हुआ है तो अभी पारुल मैम लगभग 1 से 1.5 महीने तक रेस्ट पे रहेंगी बेटा। ठीक है, और आपकी हिस्ट्री जल्दी शुरू ही होने वाली है। ठीक, चलो अब आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब आप लोगों को ये जो आपके दांत की जो ये होती है इनेमल, इससे एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या? ये तो मैंने बता दिया कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी है। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन में ना हो तो क्या आएगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट आएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट आएगा। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन में फिर आपको हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बट आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से देखने को बनता है, चौथा पॉइंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। चौथा पॉइंट ये है कि ये जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है दोस्त। ठीक है, तो बताओगे कि यह है जंतु शरीर का, ये जो इनेमल है ना, ये हमारे शरीर का और जितने भी जंतु हैं सबके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ये जंतु शरीर, या कई बार मानव भी लिखा जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ मानव। मानव आ जाए या जंतु आ जाए, किसी का भी आ जाए, सबका कठोर पदार्थ है, का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि ये मानव शरीर का या जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी, या कई बार ह्यूमन बॉडी भी आ सकता है। मैंने ब्रैकेट में ह्यूमन भी लिख दिया है, मानव। तो चाहे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे या चाहे जंतु का सबसे कठोर पदार्थ पूछे, हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो गई है। हाँ बेटा, तो मैंने बोल दिया था, कई बार आप लोग डाउट मतलब मैसेज करते थे मैम हिस्ट्री कब शुरू होगी, वो शुरू करवा दी है। ठीक है, पारुल मैम नहीं ले सकती बच्चे, क्योंकि पारुल मैम की
डिलीवरी हुई है और वो अभी क्या है बेटा, रेस्ट पर है। ठीक है, फिंगर वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों होगी भैया, है ना। मैम लिख दो, क्या लिख दूं बेटा, सब कुछ यहाँ पर लिख तो दिया है मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है, क्लियर। ठीक है, लिख तो दिए हैं सारी चीजें। ठीक, चलो तो अब हम चलते हैं। और अब आप लोगों को पेपर में जब पूछा जाएगा ना ये चीजें, तो आप लोग बताकर चलोगे कि यहाँ से ये सारे पॉइंट आप लोगों को इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब टाइम हो चला, अब आगे की कहानी कल की क्लास में शुरू करेंगे। आगे हम डेंटाइन, पल्प कैविटी, रूट एरिया, इन सबको डिफाइन करेंगे दांत को लेकर, और हम अपनी जीभ, लार और ये सारे सेक्शन को फिर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। कहानी लिखा क्या, यह जंतु शरीर, अच्छा का लिख दूं, ये कह रहा है बच्चा, जंतु शरीर का, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना। चलो लिख दिया का। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।